हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। आज की तारीख है 17 जनवरी 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को बता दें कि पहले हम कुछ महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन रिवीजन करेंगे, फिर इसके बाद जो है कुमार गौरव सर के आज के करंट अफेयर को पूरी व्याख्या के साथ देखेंगे। तो सबसे पहले हम 15 क्वेश्चन रिपीट करते हैं, फिर इसके बाद हम 10 करंट अफेयर क्वेश्चन जो कि कुमार गौरव सर के करंट अफेयर से लिया गया है उसको पूरी व्याख्या के साथ देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले करंट अफेयर क्वेश्चन। यूएस ओपन 2023 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है। तो यूएस ओपन 2023 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है। आपके चार ऑप्शन हैं, डेनियल मेदवेदेव, नोवाक जोकोविच, हैरी हिलेरियो और बेन सेल्टेन। तो आपको बताना है इसका सही जवाब हो जाएगा नोवाक जोकोविच। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सेकंड प्रश्न है, विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा। तो विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा। मुंबई, सूरत, कोच्चि, नागपुर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई में। नेक्स्ट प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा कहाँ स्थापित करेगा। तो दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा कहाँ स्थापित किया जाएगा, किसके द्वारा। सीमा सड़क संगठन के द्वारा। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर। तो सबसे ऊंचा क्षेत्र कहाँ पे है, लद्दाख में। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारा चौथा प्रश्न है, हाल ही में किस अमेरिकी शहर ने 3 दिसंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया है। तो किस अमेरिकी शहर ने 3 दिसंबर को सनातन धर्म घोषित किया है। तो आपका सही जवाब बताएं क्या हो जाएगा। सिएटल, शिकागो, जॉर्जिया, लुइसविले। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लुइसविले। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 के तहत जैविक विज्ञान की श्रेणी में किसे चुना गया है। तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 के तहत जैविक विज्ञान श्रेणी में किसे चुना गया है। डॉक्टर अश्विनी कुमार, डॉक्टर टी बीजू, डॉक्टर देवव्रत मैती, डॉक्टर दीप्ति रंजन साहू। तो इसका सही जवाब बताएं क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बंगस वैली फेस्टिवल कहाँ प्रारंभ हुआ। तो बंगस वैली फेस्टिवल कहाँ प्रारंभ हुआ। असम में, पंजाब में, जम्मू कश्मीर में, ओडिशा में। तो बंगस वैली फेस्टिवल आयोजित होता है कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में, क्योंकि वैली वगैरह सबसे ज़्यादा घाटियाँ कहाँ पाई जाती हैं, जम्मू कश्मीर में। ऐसे आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भूटान में आयोजित साफ अंडर-16 चैंपियनशिप का विजेता कौन है। तो भूटान में आयोजित हुआ साफ अंडर-16 चैंपियनशिप का विजेता कौन है। आपको बताना है बांग्लादेश, भारत, नेपाल, मालदीव। तो विजेता टीम हो जाता है आपका भारत और उप विजेता टीम था बांग्लादेश। तो विजेता भारत, उप विजेता बांग्लादेश। आठवां प्रश्न हमारा, हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक सहयोग के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन किया है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है। ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, सिंगापुर, ब्राज़ील। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिंगापुर। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, हमारा 9वां प्रश्न है, खाद्य और कृषि संगठन ने किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया है। तो खाद्य और कृषि संगठन ने किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का आयोजन किया है कनाडा, भारत, इटली, जापान। तो आपका सही जवाब हो जाएगा अपने भारत में। नेक्स्ट प्रश्न है, 10वां प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज का शुभारंभ किया है। तो भारत ने किस देश के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज का शुभारंभ किया है। ब्रिटेन, यूएसए, जापान, अफ्रीका। बताएं कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन के साथ। 11वां प्रश्न है, हाल ही में मॉब लिंचिंग पीड़ित को मुआवजा योजना किसने प्रारंभ किया है। हाल ही में मॉब लिंचिंग पीड़ित को मुआवजा योजना किसने प्रारंभ किया है। तो मुआवजा योजना देने का मतलब इस प्रकार का, मॉब लिंचिंग का मतलब होता है कि जो भीड़ भाड़ में जो लोग मतलब पथराव में घायल हो जाते हैं या फिर वो उस भीड़ में शामिल नहीं होते हैं, लेकिन उनको काफ़ी पारिवारिक और उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, तो इस तरह से उन्हें मॉब लिंचिंग मुआवजा देने की घोषणा किस सरकार ने करी है। उत्तर प्रदेश ने, मध्य प्रदेश ने, राजस्थान ने, बिहार ने। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। 12वां प्रश्न देख लेते हैं, किस देश में एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की 19वीं बैठक का आयोजन
किया गया है? तो आपको बताना किस देश में एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की 19वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? मेलबर्न, जिनेवा, इस्तांबुल, जेरूसलम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इस्तांबुल। 13वां प्रश्न हमारा, हाल ही में तूफान डेनियल ने किस देश में भयंकर तबाही मचाई थी? इसमें नियर अबाउट 5000 पीपल जो है मारे गए थे इस तूफान में, जिसका नाम है डेनियल, और ये कहाँ पर आया था? लीबिया, केन्या, युगांडा, दक्षिण अफ्रीका। तो आपका सही जवाब हो जाएगा लीबिया में। 14वां प्रश्न है, हाल ही में सतत विकास लक्ष्यों पर प्रगति रिपोर्ट जेंडर स्नैप 2023 किसने जारी किया है? तो सतत विकास लक्ष्यों पर प्रगति रिपोर्ट जेंडर स्नैपशॉट किसने जारी किया है? विश्व आर्थिक संघ, संयुक्त राष्ट्र महिला, विश्व वन्यजीव कोष, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। 15वां प्रश्न है हमारा, हाल ही में यूपी के किस शहर में पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का आयोजन किया गया? तो यूपी के किस शहर में ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का आयोजन किया गया? मथुरा, प्रयागराज, लखनऊ, बनारस। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लखनऊ में। प्रश्न रिपीट हो गया है, लेकिन मतलब नंबर रिपीट हो गया है, लेकिन प्रश्न दूसरा है। तो फिर से एक बार अपने 16वें प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में दिवंगत हुए डॉली भेड़ के आविष्कारक कौन थे? तो हाल ही में दिवंगत हुए डॉली भेड़ के आविष्कारक कौन थे? इयान बिलमुट, डेनिस ऑस्टिन, ब्रेब्याट हीथमैन। तो आपको बताना है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो डॉली भेड़ की आविष्कारक कौन थे? तो इयान बिलमुट थे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन को रिपीट कर लिया है। अब हम देखेंगे आज के 17 जनवरी के करंट अफेयर को, जो कि पूरे व्याख्या के साथ देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि यह करंट अफेयर जो है दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ आप सभी लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले करंट अफेयर क्वेश्चन, जो कि 17 तारीख के हैं। हाल ही में भारतीय सेना दिवस 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो हाल ही में भारतीय सेना दिवस 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? बेंगलुरु, कोलकाता, शिलांग, लखनऊ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लखनऊ में। इसकी पूरी व्याख्या देख लेते हैं। तो इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट किया जाता है 15 जनवरी को। अब की बार इसकी थीम क्या रखी गई है? तो राष्ट्र की सेवा में, और इसका ध्येय वाक्य क्या है? ध्येय वाक्य है सेवा परमो धर्म। नेक्स्ट है इसका परेड की, अब की बार जो है 2024 में इसकी परेड का नेतृत्व किसने किया? तो मध्य कमान ने किया, जो कि कहाँ पर है? लखनऊ में। और 15 जनवरी 1949 को, यानी 15 जनवरी को क्यों मनाया जाता है भारतीय थल सेना दिवस? तो क्योंकि 15 जनवरी 1949 को भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ कौन थे? एम करियप्पा। तो इनकी याद में जो है 15 जनवरी को हर साल भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है, भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा पहला प्रश्न हो जाता है। अब सेकंड प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में यूएई ने किसे अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? तो यूएई ने किसे अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? तो आपको बताना है कि आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जियानी इन्फेनिटो, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किसे दिया गया है? जियानी इन्फेंटो को दिया गया है, ठीक है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023, ठीक है, 2023 का घोषित किया गया है, मतलब किसे देना है और ये कहाँ दिया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार दिया जाता है यूएई में। और किसे दिया गया है? तो जियानी इन्फिनिटो को दिया गया है, जो कि फीफा के अध्यक्ष हैं, ठीक है। जियानी इन्फिनिटो कौन है? तो ये फीफा के अध्यक्ष हैं। अगर बात करें फीफा की, तो फीफा की स्थापना कब हुई थी? 1904 ईस्वी को हुई थी। और फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो फीफा का मुख्यालय है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। तो तीसरा प्रश्न है हमारा, हाल ही में MSCI इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स में भारत को स्थान मिला है दूसरा, ठीक है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है MSCI इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स का मतलब होता है तेजी से उभरते हुए बाजार, यानी बाजार को बढ़ावा देने के लिए इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स जारी किया जाता है कि किस देश में जो है बाजार तेजी से उभर रहा है। तो इसमें पहला स्थान हो जाता है आपका चीन का, जिसमें विश्व का 26.6% निवेश हुआ है। दूसरे नंबर पर था पहले ताइवान, लेकिन अब की बात 2024 में भारत का स्थान हो गया है। तो भारत में जो है कितना निवेश हुआ है पूरे विश्व का? तो 20% हुआ है। जबकि अब तीसरे स्थान पर चला गया है आपका ताइवान। तो पहले स्थान पर कौन सा है? चीन, दूसरे पर भारत और तीसरे पर ताइवान है। तो इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स में भारत को दूसरा स्थान मिला है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा,
हाल ही में भारत के पहले और एशिया के 5वें डार्क स्काई पार्क की मान्यता किसे मिली है? तो ये भारत का पहला है और एशिया का 5वां है। तो डार्क स्काई पार्क की मान्यता किसे मिला है, किस टाइगर रिजर्व को मिला है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा पेंच टाइगर रिजर्व को। इसके बारे में पूरी व्याख्या देख लेते हैं। तो डार्क स्काई पार्क भारत का पहला और एशिया का 5वां डार्क स्काई पार्क है। ठीक है, कौन सा है? तो यह है आपका पेंच टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर कौन सा टाइगर रिजर्व है? पेंच टाइगर रिजर्व है। इसे भारत का पहला डार्क स्काई पार्क घोषित किया गया है और एशिया का 5वां घोषित किया गया है। ठीक है, अगर मध्य प्रदेश के जिले की बात करें तो सेवनी और छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत आता है, और महाराष्ट्र के अगर बात करें तो महाराष्ट्र के नागपुर। तो इन 3 जिलों को टच करता है पेंच टाइगर रिजर्व, और स्टेट की बात करें तो 2 स्टेट को टच करता है। अब देख लेते हैं, आपको बता दें कि भारत का पहला डार्क स्काई क्षेत्र कौन सा है? तो यह लद्दाख है। तो डार्क स्काई क्षेत्र की बात करें तो लद्दाख है, अगर पार्क की बात करें तो अब पेंच हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, हमारा 5वां प्रश्न है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ प्रारंभ हुई? तो हाल ही में विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक का प्रारंभ कहाँ पर हुआ है, यानी कि बैठक कहाँ हुआ? लंदन, मॉन्ट्रियल, दावोस, जिनेवा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा दावोस में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि विश्व आर्थिक मंच का जो विंटर सीजन क्रम का 54वां बैठक है, ये कहाँ पर हुआ है? ये दावोस में हुआ है, स्विट्जरलैंड में। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का 54वां सीजन कहाँ पर बैठक हुई है? तो दावोस में हुई है, ये आप याद रखेंगे। और भारत की तरफ से इसमें किसने भाग लिया है? तो स्मृति ईरानी, अश्विनी वैष्णव और हरदीप पुरी। तो ये 3 लोग जो है भारत की तरफ से भाग लिए हैं। इसका जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ध्येय वाक्य क्या है? तो रिकंस्ट्रक्शन ट्रस्ट। तो ये इस प्रकार का इसका ध्येय वाक्य हो जाता है। और फोकस किस पर किया गया है? तो फोकस किया गया है साइंस टेक पर। अगर बात करें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना कब हुई थी? तो 1971 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में, और जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अगर बैठक की बात करें तो 54वीं क्रम का बैठक कहाँ पे हुआ? दावोस, स्विट्जरलैंड में। हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कौन सी रिपोर्ट जारी करता है? तो यह जारी करता है ग्लोबल जेंडर गैप, यह इसका जो है रिपोर्ट है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है यह कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है। 6वां प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में जासूसी उपग्रह ऑप्टिकल 8 का सफल परीक्षण किसने किया है? तो जासूसी उपग्रह ऑप्टिकल 8 का सफल परीक्षण किसने किया है? ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। व्याख्या देख लेते हैं। तो ऑप्टिकल 8 क्या है? तो यह एक जासूसी उपग्रह है, जिसको किसने लॉन्च किया है? तो जापान की स्पेस एजेंसी है, जिसका नाम है जाक्सा। तो जाक्सा ने लॉन्च किया है, जो कि जापान की स्पेस एजेंसी है। अगर जाक्सा की रॉकेट की बात करें कि किस रॉकेट से जाक्सा ने ऑप्टिकल 8 को लॉन्च किया है, तो इस रॉकेट का नाम है HIIA रॉकेट। और इस रॉकेट को बनाने वाली कंपनी कौन है? तो मित्सुबिशी कंपनी ने। ठीक है, 7वां प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में मकर संक्रांति के अवसर पर मकरविलक्कू उत्सव कहाँ आयोजित हुआ? तो मकर संक्रांति के अवसर पर मकरविलक्कू उत्सव कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल में। मकर संक्रांति किससे आप सभी को पता है, मैंने कल की भी वीडियो में बताया था। मकर संक्रांति से जो है सूर्य उत्तरायण होना शुरू कर देता है। ठीक है, तो मान लीजिए आपका सूर्य है, पृथ्वी है, और यहाँ पे आपका सूर्य है। तो इस पर पृथ्वी पर आप सभी को पता है 3 रेखाएं महत्वपूर्ण है। बीच में है आपका भूमध्य रेखा, ऊपर कर्क रेखा और नीचे मकर रेखा। तो सूर्य जो है, अगर सूर्य का प्रकाश भूमध्य रेखा पर पड़ता है तो इस कंडीशन में जो है तीनों रेखाओं पर, यानी कि पृथ्वी के एक मतलब आधे गोलार्ध में, यानी पूर्वी भाग हो या पश्चिमी भाग हो, तो जो है यहाँ पे जो है पृथ्वी पर जो है 24 घंटे का दिन और रात होता है। लेकिन मकर संक्रांति के दिन क्या होता है? मकर से होता है कि मकर रेखा पर जो है सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। लेकिन अब मकर संक्रांति के बाद से जो है सूर्य जो है धीरे धीरे उत्तरायण होना शुरू कर देता है। ठीक है, तो जब उत्तरायण शुरू कर देता है तो इसी याद में जो है मकर संक्रांति सेलिब्रेट किया जाता है कि अब जो है ठंडी से गर्मी आने वाली है। तो इसी उपलक्ष्य में हर एक राज्य में भारत के अलग अलग मकर संक्रांति का फेस्टिवल अलग अलग नामों से सेलिब्रेट किया जाता है। तो मकर विलक्कू त्यौहार जो है कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? तो केरल में किया जाता है। केरल का एक मंदिर है सबरीमाला मंदिर, यहाँ पे जो है मकर विलक्कू फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। और सबरीमाला मंदिर भगवान अयप्पा को समर्पित है। हर साल मकर विलक्कू त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर तो याद रखेंगे।
8वां प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में भारतीय सेना के सैन्य इतिहास के डिजिटल संग्रह के लिए कौन सा प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया है। तो भारतीय सैनिकों के द्वारा जो भी युद्ध किया गया उसमें जीते गए हैं उन सभी की याद को जो है एक डिजिटल संग्रह के रूप में एक स्थापित किया जाएगा। किस प्रोजेक्ट के तहत? तो प्रोजेक्ट आपका हो जाएगा प्रोजेक्ट शौर्य संकलन के तहत। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रोजेक्ट शौर्य संकलन के तहत जो है भारतीय सेना के गौरवशाली इतिहास के डिजिटल संग्रह के लिए प्रोजेक्ट शौर्य संकलन शुरू किया गया है। जैसे कि 1948 में युद्ध हुआ था पाकिस्तान से, कहाँ पर, किस क्षेत्र में? तो जम्मू कश्मीर में हुआ था। ठीक है, और 1948 में क्या हुआ था, 1961 में ऑपरेशन विजय चलाकर हमने पुर्तगालियों को भारत से भगा दिया था। 1965 में फिर इंडिया और पाक का संघर्ष हुआ था जिसमें जो है पाकिस्तान को फिर हमने हराया। फिर इसके बाद क्या हुआ, 1971 में पाकिस्तान यानी कि पश्चिमी पाकिस्तान जो कि वर्तमान में पाकिस्तान कहलाता है, ये जो है बांग्लादेश जो कि उस समय पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, तो दोनों देशों में काफ़ी तकरार हो रहा था। तो भारत ने 1971 में जो है बांग्लादेश का साथ देकर जो है पाकिस्तान को खदेड़ दिया था बांग्लादेश से। तो इस प्रकार से 1971 में एक नया देश बनकर सामने आता है जो बांग्लादेश कहलाता है। तो इन सभी को जो है कलेक्ट करके एक स्थान पर डिजिटल संग्रह के रूप में तैयार किया जाएगा प्रोजेक्ट शौर्य संकलन के तहत। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 9वां प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ। तो ऊंट महोत्सव प्रारंभ हुआ है, आपका सही जवाब है राजस्थान, क्योंकि रेगिस्तान कहाँ पे है? राजस्थान में। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो राजस्थान के बीकानेर में मनाया जाता है और यह 3 दिन तक मनाया जाएगा। बीकानेर में क्यों प्रसिद्ध है? बीकानेर में उस्ता कला के लिए उस्ता कला को जो है जीआई टैग दिया गया है। अगर उस्ता कला की बात करें तो यह ऊँटों के ऊपर जो आप देखते हैं दरी रखी जाती है, उस पर जो डिजाइन किया जाता है और ऊँटों को सजाया जाता है उसे ही उस्ता कला बोलते हैं, और इसे जो है हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। तो ऊँट महोत्सव कहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाएगा? राजस्थान के बीकानेर में। आखिरी प्रश्न देख लेते हैं, स्टूडेंट, हाल ही में दिवंगत हुए मशहूर शायर मुनव्वर राणा का संबंध किससे है। तो मशहूर शायर मुनव्वर राणा का किस भाषा से संबंधित है? तो मुनव्वर राणा उर्दू से संबंधित है। व्याख्या देख लेते हैं। तो मुनव्वर राणा क्या है? एक शायर थे, ये रायबरेली यूपी के थे, इनका संबंध उर्दू से है। ठीक है, अब देख लेते हैं, हाल ही में इनका निधन हो गया है। इनकी एक कविता के लिए ये काफ़ी मतलब वो हाईलाइट हो गए थे। तो इनकी कविता का क्या नाम है? माँ जो है इनकी कविता का नाम है, और इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। किस इनकी उपन्यास के लिए? तो शाहबादा के लिए इन्हें 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, और साथ में इन्हें जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमने 15 करंट अफेयर जो कि महत्वपूर्ण थे और 10 करंट अफेयर क्वेश्चन जो कि कुमार गौरव सर के करंट अफेयर से लिए गए थे उसको हमने पूरी व्याख्या के साथ सॉल्व किया है। थोड़ा काम की वजह से, क्योंकि थोड़ा सा पड़ोस में शादी है तो इस वजह से जाना पड़ता है सुबह सुबह, तो इसलिए थोड़ा सा कुछ क्लासेस भी कम हो रही हैं। तो कोशिश करेंगे कि आज तो सारा प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, कल से हम जो है आपकी क्लासेस अच्छी तरह से लेने लगेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट, थैंक यू डियर स्टूडेंट, मेरे ब्रदर भाई, अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ठीक है, चलिए अपना ध्यान रखना, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।